समुद्र के बीचों बीच एक जहाज एक विशाल क्रेन की मदद से 500 साल पुरानी आयरन मेडन को बाहर निकालता है। डिस्कॉर्ड दूर से ये सब देख रही होती है, जबकि उसके लोग उस आयरन मेडन को खोलते हैं और अंदर से क्विन को बाहर निकालते हैं, जो इतने सालों तक जिंदा रही क्योंकि वो अमर है। उधर क्रोएशिया में अमर लड़ाकों की एक टीम एक खतरनाक हथियार तस्कर को रोकने के मिशन पर है। एंडी ने अपनी अमरता 6 महीने पहले खो दी थी, लेकिन फिर भी वो अपने अमर दोस्तों के साथ काम कर रही है। टीम हथियार डीलर के बंगले को देख रही होती है और सही मौके का इंतजार कर रही होती है। एक गार्ड जब पेड़ के पास पेशाब करने आता है तो एंडी और पूर्व CIA एजेंट जेम्स मिलकर उसे चुपचाप बेहोश कर देते हैं। निक्की और जो बगीचे की ओर से चुपके से अंदर जाते हैं और 2 और गार्ड से भिड़ जाते हैं। जब दुश्मन चाकू निकालता है तो जो का अंगूठा कट जाता है, लेकिन वो गुस्से में आकर उस गार्ड को चाकू मार देता है और फिर अपना अंगूठा उठाकर वापस जोड़ लेता है, जो तुरंत ठीक हो जाता है। इसके बाद दोनों हवा में गोलियां चलाते हैं और 2 कारें चुराकर घर के गार्ड्स का ध्यान भटकाते हैं। जैसे ही गार्ड बाइक लेकर पीछा करने निकलते हैं, एंडी और जेम्स को अंदर घुसने का मौका मिल जाता है, लेकिन तभी और गार्ड्स आ जाते हैं और गोलियां चलने लगती हैं, जिससे दोनों छिपने पर मजबूर हो जाते हैं। एंडी एक दीवार पर टंगी तलवार उठाती है और कुछ ही सेकंड में कई दुश्मनों को मार गिराती है। फिर वो बाहर जाती है और एक दूसरी दरवाजे से अंदर घुसकर गार्ड्स को पीछे से चौंकाती है और उन्हें भी मार गिराती है। इसी बीच एक बोट पर पूर्व मरीन नाइल आती है और घर के पिछले हिस्से में मौजूद दुश्मनों पर गोलियां चलाती है। बोट सीढ़ियों से टकराती है और नाइल को कूदना पड़ता है, लेकिन वो लगातार फायर करती रहती है और दुश्मनों को गिराती जाती है। वो दीवार पर चढ़कर बालकनी तक पहुंचती है और जैसे ही एक गोली उसकी गर्दन पर लगती है, उसका जख्म कुछ ही सेकंड में भर जाता है। अंदर एंडी और जेम्स अभी भी लड़ रहे होते हैं क्योंकि दुश्मन लगातार आ रहे हैं। गोली, तलवार और घूंसे, हर हथियार का इस्तेमाल होता है। तभी नाइल बालकनी से झूलकर झंडे की मदद से नीचे कूदती है और खिड़की से अंदर आकर अपने साथियों के साथ आखिरी गार्ड को खत्म कर देती है। पहाड़ों के रास्ते पर कार चेज जारी रहता है। गार्ड्स गोलियां चलाते हैं तो जो और निक्की भी जवाबी फायर करते हैं। जैसे ही उनकी कारें बराबरी में आती हैं, निक्की एक कार से निकलकर दूसरी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक दुश्मन कार उसे टक्कर मार देती है और उसकी टांग टूट जाती है। हालांकि टक्कर से दुश्मन की कार नीचे गिर जाती है। निक्की की टांग कुछ ही पलों में ठीक हो जाती है और वो दुश्मनों को गिराते हुए कार में घुस जाता है। वो लौटने ही वाले होते हैं कि अचानक एक नई दुश्मन गाड़ी टकरा जाती है। दोनों कारें समंदर में गिरती हैं और सभी को तैरकर किनारे पहुंचना पड़ता है। इधर घर के अंदर एंडी, नाइल और जेम्स ऊपर जाते हैं और गार्ड्स को मारते हुए हथियार डीलर तक पहुंचते हैं। कुछ गोलियों से ही डीलर बालकनी से नीचे गिरकर मर जाता है। जाते जाते नाइल उसकी कलेक्शन से एक भाला चुरा लेती है। शाम को जेम्स को CIA से एक कॉल आती है, जिसमें बताया जाता है कि असली डीलर मारा नहीं गया, वो तो बस एक मोहरा था। उसे जो CCTV फुटेज भेजी जाती है उसमें असली लीडर डिस्कॉर्ड दिखती है, जिसे नाइल अपने सपनों में देख चुकी होती है, लाइब्रेरी में एक आदमी को मारते हुए और उसकी किताबें चुराते हुए। अगले दिन पेरिस में बुकर, जो एंडी से विश्वासघात के बाद टीम से निकाला गया था, शराब में डूबा होता है। जब वो अपने अपार्टमेंट लौटता है तो देखता है कि दरवाजा खुला है। वो तुरंत गन निकालता है, लेकिन अंदर क्विन उसका इंतजार कर रही होती है। वो अपने एक आदमी के साथ बुकर को अगवा कर लेती है। बुकर को एक समुद्र किनारे के घर ले जाया जाता है, जहाँ क्विन कहती है कि उसे ढूंढना आसान था क्योंकि वो लापरवाही से जी रहा था। वो बार बार एंडी के बारे में पूछती है, लेकिन बुकर कसम खाता है कि उसे कुछ नहीं पता। क्विन नाराज है क्योंकि वो समझती थी कि एंडी भी उसकी तरफ फंसी हुई थी, लेकिन असल में वो आजाद होकर अपनी जिंदगी जी रही थी। टीम थोड़े समय के लिए अलग अलग हो जाती है। फ्रांस में जो निक्की से कहता है कि उसे कुछ समय अकेले रहना है। निक्की उसे छोड़ने का नाटक करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि जो झूठ बोल रहा है। वो नाइल को साथ लेता है और जो का पीछा करता है। वे उसे शहर के बीचों बीच रोक लेते हैं और देखते हैं कि जो बुकर के लिए राशन पहुंचा रहा था। निक्की और जो के बीच बुकर के विश्वासघात को लेकर बहस छिड़ जाती है, लेकिन नाइल बीच में बोलती है क्योंकि वो अभी अभी बुकर के अपार्टमेंट से वापस आई है। वहां उसे बुकर तो नहीं मिला, लेकिन दीवारों और जमीन पर खून के निशान जरूर मिले। कोरिया में एंडी और जेम्स पुराने अमर साथी तुआह से मिलने जाते हैं। कभी वो भी उनकी टीम में शामिल होने से मना कर चुका था। एंडी को लगता है कि यही वो आदमी है जिसे नाइल ने अपने सपने में देखा है, इसलिए बात करने आती है। तुआह उन्हें अपनी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में ले जाता है, जहां वो सभी अमर लोगों का इतिहास रखता है। कुछ किताबें गायब होती हैं, जिससे नाइल का सपना सच साबित होता है। तुआह बताता है कि डिस्कॉर्ड, जो सबसे पहली अमर थी, वही किताबें चुरा ले गई हैं। कभी तुआह और डिस्कॉर्ड अच्छे दोस्त थे और दोनों ने मिलकर देखा था कि कैसे 500 साल पहले एंडी और क्विन को धर्म के कट्टरपंथियों ने कैद कर लिया था। भले ही तुआह ने बहुत मिन्नतें की थीं, लेकिन डिस्कॉर्ड ने मदद करने से इनकार कर दिया था और वहां से चली गई थी। तुआह एंडी को तो बचा पाया, लेकिन क्विन को नहीं, क्योंकि उसे पहले ही समुद्र में फेंका जा चुका था। इसके बाद डिस्कॉर्ड छिपकर जीती रही और अमीरी व ताकत जुटाती रही ताकि इंसानों की क्रूरता से खुद को बचा सके। यही कारण है कि आज वो हथियार डीलरों से डील कर रही है। तुआह को नहीं पता कि अब वो क्यों लौटी है, लेकिन वो जानता है कि वो टीम की इतिहास से जुड़ी किताबें ले जा चुकी है। एंडी बताती है कि अब वो अमर नहीं रही और उसे डर है कि शायद डिस्कॉर्ड को ये बात पता चल चुकी है। कुछ घंटों बाद वो सब अपने सुरक्षित ठिकाने पर लौटते हैं, जहाँ तुआह बाकी टीम से भी मिलता है। सब आपस में जानकारी शेयर करते हैं। तभी बुकर का फोन आता है। वो एंडी से मिलने को कहता है। निक्की और जो उसे लेकर आते हैं, लेकिन घर में कोई उसे देखकर खुश नहीं होता। बुकर एंडी को बताता है कि क्विन बाहर आ चुकी है और उसे एक चिट्ठी देता है,
जो क्विन ने लिखी है उसमें एंडी को बुलाया गया है उनकी पुरानी स्पेशल जगह पर मिलने के लिए। एंडी तुरंत निकलती है, लेकिन नाइल भी उसके साथ चलने की जिद करती है। घर पर बुकर टीम से अच्छे व्यवहार की कोशिश करता है, लेकिन निक्की साफ कहता है कि उसे दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता। सफर के दौरान एंडी उन दिनों को याद करती है जब उसने क्विन को खोया था। वो जगह जल रही थी और एंडी इतनी गुस्से में थी कि उसने एक अजनबी आदमी को मारने की कोशिश की थी। उसे बस क्विन की याद ने रोका था। एक पेट्रोल पंप के वॉशरूम में एंडी नाइल से कहती है कि उसे डर लग रहा है कि क्विन अब उसे पसंद नहीं करेगी, क्योंकि अब वो वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। नाइल परेशान होती है क्योंकि उसने एंडी को पहले कभी डरे हुए नहीं देखा था। अगले दिन इटली में एंडी और क्विन की मुलाकात होती है। नाइल दूर से नजर रखती है। एंडी माफी मांगती है कि वो क्विन को खोज नहीं पाई, लेकिन समझाती है कि समंदर बहुत विशाल और गहरा है। जब एंडी उसे टीम में वापस बुलाती है तो क्विन मना कर देती है, क्योंकि अब उसे इंसानों के लिए लड़ना नहीं है जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया। जब एंडी कहती है कि वो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेगी तो क्विन वहां से जाने लगती है। एंडी उसका पीछा करती है और नाइल को पीछे रहने को कहती है। उसी समय नाइल देखती है कि डिस्कॉर्ड एक इमारत से बाहर निकल रही है। एंडी क्विन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्विन खुद को बचाते हुए लड़ाई शुरू कर देती है, जबकि एंडी बार बार कहती है कि वो नहीं लड़ना चाहती। दोनों जबरदस्त फाइटर होती हैं और आसपास की चीजों का इस्तेमाल कर एक दूसरे पर वार करती हैं। दोनों में जबरदस्त भिड़ंत होती है। तभी नाइल उन्हें चेतावनी देती है कि डिस्कॉर्ड पीछे खड़ी है। डिस्कॉर्ड बस मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है, तो नाइल उसका पीछा करती है। क्विन नाइल का नाम लेती है, जिससे एंडी को समझ आता है कि क्विन को डिस्कॉर्ड ने ही बचाया था, यानी अब वे दोनों साथ काम कर रहे हैं। एंडी और क्विन फिर से भिड़ जाती हैं और इस बार क्विन एंडी की वह पुरानी नेकलेस भी फाड़ देती है जो उसे क्विन ने ही गिफ्ट किया था। क्विन भागती है और एंडी उसका पीछा करती है, लेकिन भीड़ में वो उसे खो देती है। उधर नाइल एक चर्च में जाती है और डिस्कॉर्ड से टकराती है। डिस्कॉर्ड कहती है कि वो खुद उस वक्त भी मौजूद थी जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। वो एंडी और उसकी टीम को ताना देती है कि वे इंसानों की मदद करते हैं जिनसे उन्हें सिर्फ दर्द मिला है। डिस्कॉर्ड कहती है कि नाइल और वो जुड़ी हुई हैं और वो उनके हाथों पर एक जैसे बर्थमार्क दिखाकर ये साबित भी कर देती है। उसके अनुसार नाइल आखिरी अमर होगी। इसके बाद वो वहां से चली जाती है बिना और कुछ बताए। इसके बाद टीम फिर से अपने सुरक्षित ठिकाने पर लौटती है और जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। एंडी उस पल को याद करती है जब क्विन ने उसे वो नेकलेस दिया था और अकेले में बैठकर दुख जताती है। तुआह बुकर से पूछता है कि क्या कभी नाइल ने एंडी को चोट पहुंचाई है। तब बुकर बताता है कि जब उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी तब नाइल ने एंडी को चाकू मारा था। एक पुरानी किंवदंती के अनुसार तुआह इस नतीजे पर पहुंचता है कि नाइल के पास अमृता छीनने की ताकत है और शायद यही वजह है कि डिस्कॉर्ड उसे पकड़ना चाहती है ताकि वो बाकी सभी अमरों की अमृता छीन सके। वो ये भी समझाता है कि अगर किसी अमर को नाइल घायल कर देती है तो वो अपनी अमृता किसी और को सौंप सकता है अगर वो चाहे तो। अगली सुबह बुकर एंडी से कहता है कि उसे अब जाना चाहिए, लेकिन एंडी उसे रोक लेती है क्योंकि हालात अब गंभीर हो चुके हैं। बुकर ये भी कबूल करता है कि अगर उसके पास भी एक अंत होता तो शायद उसकी जिंदगी को कोई मतलब मिलता। इसी बीच एक हवाई अड्डे पर डिस्कॉर्ड क्विन को एंडी की टीम से बदला लेने के लिए उकसा रही होती है। क्विन अब खुद भी इंसानियत से बदला लेना चाहती है और इस पर डिस्कॉर्ड भी सहमति जताती है। कुछ समय बाद इंडोनेशिया में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के बाहर एक ट्रक आता है। गार्ड्स तुरंत उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन ट्रक तेजी से आगे बढ़ता है और दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है, जिससे एक छोटा सा विस्फोट होता है। सबको लगता है कि ड्राइवर मारा गया है, लेकिन अंदर से क्विन बाहर आती है और जल्दी से एक गार्ड को पकड़ लेती है ताकि बाकी गार्ड्स का ध्यान बटे। तभी पीछे से डिस्कॉर्ड के आदमियों की गोलीबारी शुरू हो जाती है और सभी गार्ड्स को मार गिराया जाता है। इसके बाद कई और गाड़ियां आकर मुख्य इमारत से टकरा जाती हैं, जिससे भीतर अफरा तफरी मच जाती है। क्विन अब अंदर के कमरों में घुसने लगती है, जबकि उसके साथियों की गोलियों से गार्ड्स एक एक कर गिरते जाते हैं। उधर बुकर देखता है कि नाइल बाहर ट्रेनिंग कर रही है और वो खुद उसके साथ स्पार करना चाहता है। तुआह देखता है कि दोनों की फाइटिंग स्टाइल बहुत मिलती जुलती है, इसलिए वो भी शामिल हो जाता है। तीनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें सभी अपनी अपनी ताकत और तकनीक दिखाते हैं। इसी दौरान नाइल की तलवार से बुकर का हाथ कट जाता है। नाइल माफी मांगती है, लेकिन सब उसे मामूली चोट मानते हैं। बाद में बुकर तुआह को चुपके से दिखाता है कि उसका जख्म भर नहीं रहा, यानी उसकी अमृता खत्म हो चुकी है। वो उससे वादा करता है कि ये बात एंडी से छुपा कर रखी जाए। इसी समय जेम्स टीम को बुलाता है क्योंकि उसे न्यूक्लियर प्लांट से सीसीटीवी फुटेज मिली है। उसमें दिखता है कि क्विन की टीम अब प्लांट को पूरी तरह कंट्रोल में ले चुकी है और उन्होंने न्यूक्लियर कोर में बम भी लगा दिया है। सभी को एहसास होता है कि ये एक जाल है, लेकिन फिर भी जाना जरूरी है क्योंकि अगर बम फटा तो अंजाम भयानक होंगे। अलग कमरे में जो निक्की से कहता है कि उसे डर लग रहा है। निक्की उसे सांत्वना देता है और कहता है कि उनका प्यार अमर है, ठीक वैसे ही जैसे वो हैं। कुछ ही घंटों में पूरी टीम बाइक पर बैठकर न्यूक्लियर प्लांट पहुंचती है। जेम्स बाहर रुकता है और बिल्डिंग की स्कैनिंग के जरिए ईयरपीस के जरिए सबको अंदर नेविगेट करता है। जैसे जैसे टीम प्लांट के अंदर बढ़ती है उन्हें हर तरफ छोटे छोटे बम लगे हुए मिलते हैं, लेकिन तभी चारों ओर से डिस्कॉर्ड के आदमी उन्हें घेर लेते हैं। चूंकि वहां विस्फोटक लगे हैं, कोई गोलियों का इस्तेमाल नहीं करता और हाथों से लड़ाई शुरू होती है। चाकू, तलवार, कुल्हाड़ी
हर हथियार से मुकाबला होता है। डिस्कॉर्ड के गुर्गे भले ही अच्छे फाइटर न हों, लेकिन उनकी रफ्तार टीम को अलग कर देती है। कुछ गुर्गों को बालकनी से नीचे फेंका जाता है, लेकिन तभी एक गोली लगती है और छोटा सा धमाका होता है जिसमें निक्की गंभीर रूप से घायल होता है और गिर जाता है। फिर भी वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। तुआह, निक्की और जो एक रास्ता खोजकर आगे बढ़ते हैं। एक और धमाका होता है जो उन्हें थोड़ी देर रोकता है, लेकिन फिर वे कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां फिर से दुश्मन आ जाते हैं और मुकाबला जारी रहता है। खून खराबा, लड़ाई और मौत। आखिरकार वे दुश्मनों को मार गिराते हैं, लेकिन तभी कंट्रोल रूम के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और कमरे में लिक्विड नाइट्रोजन भरने लगता है। कुछ ही पलों में तीनों बर्फ में जम जाते हैं। तभी कुछ लोग अंदर आते हैं और तीनों की बर्फ में जमी हुई लाशों को बैग में